अनीता घर पर मिट्टी के बर्तन बनाती और सुधीर साइकिल पर बेचने चला जाता, जिससे घर का खर्चा चल रहा था। अनीता की देवरानी कविता काफ़ी अमीर थी और अपने बच्चों को ढेरों पैसे देती ताकि अनीता के बच्चे देखकर जिद करें और वो उन्हें तरसता हुआ देखे। लेकिन अनीता ने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की थी कि बच्चे कुछ ना कहते। एक दिन उन्हें बहुत बड़ा बर्तनों का ऑर्डर मिला और उन्होंने 10 दिन मेहनत से बर्तन बनाए। तो एक रात देवरानी ने अनीता के सारे बर्तन तोड़ दिए ताकि वो ऑर्डर ना दे सके, और जब वो सुबह उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आंगन में तो दूर से देखने में ही दोनों घरों में साफ साफ अंतर नजर आता था। एक आलीशान महल जैसा घर था, चमकता हुआ, जिसके पोर्च में एक शानदार गाड़ी खड़ी थी। उस घर वाले बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन इस आलीशान घर की दीवार के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा टूटा फूटा सा मकान था, जिसकी दीवारें उसके अंदर रहने वालों की गरीबी की कहानी सुनाते थे। उस घर का दरवाज़ा भी मुश्किल से ही टिका हुआ था। बिल्कुल सुबह सुबह का समय था, आसमान पर हल्की हल्की रोशनी थी, गलियों में स्कूल जाने वाले बच्चे जा रहे थे। ऐसे में इस टूटे फूटे घर का दरवाज़ा खुला और सुधीर अपनी साइकिल लेकर बाहर निकला। वो 30-32 साल का आदमी था, जिसके चेहरे पर चिंता और परेशानियों ने जाल सा बना रखा था। साइकिल के ऊपर उसने अपने दोनों छोटे बच्चों को बिठा रखा था, जिन्हें वो स्कूल छोड़ने जा रहा था। तेज ठंड में भी उसके बच्चों ने फटे हुए जूते पहन रखे थे और रंग बिरंगी जैकेट्स पहनी थी, जिनमें जगह जगह जोड़ लगे हुए थे। सुधीर के शरीर पर सिर्फ एक पुरानी सी शॉल थी। शायद उसके पास जैकेट खरीदने के पैसे नहीं थे। अभी उसने साइकिल चलाना शुरू भी नहीं की थी कि साथ वाले शानदार घर का दरवाज़ा खुला और बड़े से दरवाजे में से काले रंग की बड़ी सी कार बाहर गली में निकल आई। सुधीर ने सर उठाकर कार को देखा और फिर फौरन से अपनी आंखें झुका लीं। ये कार उसके छोटे भाई विशाल की थी, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और खूब पैसे वाला आदमी था। विशाल ने पलटकर एक नज़र भी अपने गरीब भाई पर न डाली, जो इतनी सर्दी में भी साइकिल पर बैठा कर बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। बल्कि उसके अपने बच्चे बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें छोड़ने के लिए इस समय वो तेज़ी से गाड़ी निकाल कर ले गया था। उस बड़े से घर के दरवाजे पर खड़ी विशाल की पत्नी कविता ने दूर से गाड़ी को हाथ हिलाया। ठीक उसी पल टूटे फूटे घर के दरवाजे पर अनीता आ गई। वो सुधीर की पत्नी थी। बच्चों को छोड़कर जल्दी वापस आइएगा, सारे बर्तन तैयार हैं, मैंने उन्हें पैक कर दिया है, अनीता ने मीठे स्वर में कहा। सुधीर मुस्कुरा दिया और बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया। उसी पल अनीता की नज़र साथ वाले दरवाजे से झांकती कविता पर पड़ी, जिसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे और डाई किए हुए बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो एक मुस्कुराहट से अनीता को देख रही थी। अनीता थोड़ा नर्वस सी हो गई। उसने कविता को नमस्ते किया, क्योंकि वो उसकी देवरानी थी। कविता ने एक अदा से जवाब दिया और वापस घर के अंदर चली गई। अनीता भी वापस अंदर आ गई। वो जानती थी कि कविता उसके सामने जानबूझकर अपने रुपए पैसे का दिखावा किया करती थी ताकि अनीता का दिल जले, मगर अनीता एक धैर्य वाली अच्छी औरत थी। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की थी, जिसने अनीता को तो इतनी गरीबी दे रखी थी, मगर बिल्कुल साथ वाले घर में कविता पर रुपए पैसे की बरसात कर दी थी। सुधीर बच्चों को स्कूल से छोड़कर आया तो अनीता ने मिट्टी के सारे बर्तन तैयार करके रखे हुए थे। सुधीर ठेले पर ये सारे मिट्टी के बर्तन रखकर बेचा करता था। मिट्टी के छोटी छोटी हंडिया, छोटे छोटे गुल्लक, कटोरी और चिड़ियों के लिए खाना रखने के बर्तन आदि। सुधीर के पास कोई दूसरा काम शुरू करने की क्षमता न थी। शिक्षा उसके पास थी नहीं कि कोई अच्छी नौकरी मिल सकती। वो और अनीता घर में ही मिट्टी के बर्तन बना लिया करते थे। बर्तन बनाने में सुधीर के साथ साथ अनीता को भी अच्छी महारत थी, मगर कभी ज़्यादा बर्तन बिकते और कभी कम और कभी कुछ भी नहीं। उनके हालत अच्छे ना हो सके थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने और बच्चों की रोजी रोटी पूरी कर रहे थे, मगर अनीता इसी में ही भगवान का धन्यवाद करती थी। सुधीर बर्तन लेकर चला गया तो अनीता घर के काम में बिजी हो गई। बच्चों के आने से पहले पहले उसने उनका खाना तैयार कर लिया था। बच्चे स्कूल से वापस आए तो थोड़े बुझे हुए थे। माँ टीचर कह रही थी 2 महीने की फीस जमा नहीं हुई है, अगले महीने पेपर है, एग्ज़ाम देने से पहले फीस जमा करवानी ज़रूरी है, वरना मुझे और भाई दोनों को स्कूल से निकाल देंगे, अनीता के बेटे अरुण ने दुखी स्वर में कहा। तो अनीता ने ठंडी सांस ली। घर में सारा राशन भी खत्म हो रहा था। अब राशन डलवाएंगे या बच्चों की फीस देंगे। वो परेशान हो गई थी, लेकिन उसने बच्चों को समझाया कि भगवान मदद करने वाला है, वो जल्द कोई ना कोई रास्ता बना देगा। माँ, मेरा बैग और मेरे जूते भी फट रहे हैं, क्लास में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नया बैग दिला दो, छोटे मोहित ने भी मुंह बुसोड़ते हुए कहा। अनीता ने मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया और समझाने लगी। उस रात जब सुधीर थका घर वापस आया तो अनीता ने हिम्मत करके उससे कहा, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने वाली हो रही है और बच्चों के जूते भी फट गए हैं।
आगे बारिशों का सीजन आने वाला है, जगह जगह पर कीचड़ होगा। इस कीचड़ की वजह से बच्चे फटे हुए जूते पहनकर नहीं जा सकते। आप कहीं से पैसों की व्यवस्था कर लें ताकि हम ये ज़रूरी काम कर सकें। अनीता ने कहा तो सुधीर सोच में पड़ गया। बर्तन बेच कर तो मुश्किल से इतने ही रुपए मिलते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। आजकल वैसे भी आमदनी काफ़ी कम हो गई है। 2 महीने की ठीक इकट्ठी फीस जमा करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। सुधीर सर पकड़े कुछ देर तक सोचता और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं विशाल से बात करता हूँ, उसके पास तो पैसे होंगे, वो मुझे दे देगा। सुधीर ये कहता हुआ घर से बाहर निकल आया। अनीता ने उसे जाते देखा मगर कुछ न बोली। उसे अपनी देवरानी कविता और विशाल से कोई उम्मीद तो थी ही नहीं। शुरू से ही कविता का व्यवहार अनीता के साथ अच्छा नहीं था, मगर उसने सुधीर को मना न किया और सुधीर सीधा विशाल के घर जा पहुंचा। कई बार घंटी बजाने के बाद विशाल के बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में मोबाइल था जिस पर वो कार्टून देख रहा था। अरे ताऊ आप हैं? दरवाज़ा बजा बजा कर तंग ही कर दिया, बच्चे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सुधीर शर्मिंदा होते हुए अंदर आ गया। सामने ही कविता टेबल पर खाना लगा रही थी। खाने की खुशबू पूरे डाइनिंग रूम में फैली हुई थी। विशाल कपड़े चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ रहा था। सुधीर को आते देखकर कविता और विशाल दोनों ही चौंके। क्या बात है सुधीर भाई, आपको क्या हुआ है जो आप मेरे घर आए हैं? विशाल ने धीमी सी आवाज में पूछा और हाथ बढ़ाकर अपनी प्लेट में खाना डाल लिया। सुधीर ने पूरी कोशिश की कि उसकी नज़र खाने पर ना जाए, हालांकि उसे तेज भूख लग रही थी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है विशाल, मेरे बच्चों की स्कूल में फीस जमा करवानी है और अभी मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी पैसे वापस लौटा दूंगा, अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुधीर ने बड़ी मुश्किल से ये बात की थी। कविता भी सामने आकर बैठ गई थी और खाना खा रही थी। दोनों में से किसी ने भी इतना ना समझा कि सुधीर को भी साथ खाना खाने की ऑफर करते। चावलों का चम्मच मुंह में रखते ही विशाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अभी तो आपको मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने कल ही कविता के सोने के सेट के लिए ज्वेलर को रुपए दिए हैं और अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, खुद मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसे में मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? विशाल ने साफ इनकार कर दिया था। सुधीर ने टेबल पर पड़े कई तरह के पकवानों की ओर देखा। कहीं से नहीं लग रहा था कि उन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं। साफ दिख रहा था कि विशाल उसे पैसे देना ही नहीं चाहता। वो खामोशी से वापस पलट आया। जब से उसका ये भाई अमीर हुआ था, दोनों के बीच एक अजीब सी दीवार आ गई थी। सुधीर सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ घर वापस आया तो अनीता ने उसका चेहरा देखते ही पहचान लिया कि विशाल ने पैसे देने से मना कर दिया है। उसने ठंडी सांस ली। हमें ज़्यादा बर्तन बनाने चाहिए ताकि कमाई ज़्यादा हो। सुधीर ने बस इतना ही कहा। अनीता ने उसके सामने आलू की सब्जी और रोटी लाकर रख दी थी। उसने खामोशी से खाना खा लिया। अगले दिन अनीता के बच्चे स्कूल से वापस आए तो वो पहले से ज़्यादा परेशान थे। अनीता ने जैसे तैसे करके उन्हें मना लिया और खाना खिला दिया, लेकिन अभी वो होमवर्क करवाने के लिए इनकी किताबें खोल ही रही थी जब उसके छोटे से घर के दरवाजे से कविता अंदर आई। उसने कीमती साड़ी पहन रखी थी और हाथों में सोने की चूड़ियां डाल रखी थीं। अनीता ने हैरत से कविता को देखा। आज वो इसके घर कैसे आ गई थी? हैरत की बात थी, कविता अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे, जो नाक मुंह बनाकर अनीता को देख रहे थे, अनीता के घर को देख रहे थे। अरे कविता आओ बैठो, आज कैसे आना हुआ? अनीता ने खुशी से कहा। कविता ने बैठने से पहले चारपाई को अच्छे से झाड़ा और फिर उस पर बैठ गई, जबकि उसके दोनों बच्चे नाक चढ़ाकर उसके साथ ही खड़े रहे थे। अरे बस ऐसे ही चक्कर लगा लिया, तुम्हारी तरफ काफ़ी दिन हो गए थे ना, मुलाकात नहीं हुई थी, कविता ने बाल कान के पीछे करते हुए कहा तो अनीता की नज़र उसके कान में पहने सोने के झुमकों पर जा पड़ी। अनीता ने गहरी सांस ली। कविता उसे ये सभी दिखाने के लिए आई थी। वो उसके स्वभाव को जानती थी। अनीता मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, उठने लगी, लेकिन कविता ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे और मैं चाय नहीं पीते, हम लोग तो बस ताज़ा फलों का जूस पीते हैं। लेकिन वो तुम्हारे घर में तो मिल नहीं सकता, फल इतने महंगे हैं ना, तुम लोग कहाँ से लाते होगे? कविता की बात पर अनीता खामोश सी हो गई थी। होमवर्क करता हुआ अनीता का बेटा एकदम सिर उठाकर बोला, ऐसी बात नहीं है चाची, जब हमारा दिल चाहता है तो हमारे पापा हमारे लिए फल ले आते हैं और जो कुछ भी हम मांगे वो जैसे तैसे करके ला ही देते हैं। हम खुद ही उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते। इंसान के पास जो कुछ हो उसे उसी में खुश रहना चाहिए। छोटा बच्चा सादगी से कह रहा था। कविता ने घूर कर उसे देखा मगर फिर सिर झटक दिया। ये देखो अनीता, मैं बच्चों के जूते लेकर आई हूँ, 4,000 के जूते हैं, ब्रांडेड है ना और बहुत ही नरम है। कविता दोनों बच्चों के पैरों में पहने जूते दिखा रही थी। अनीता की नज़र अपने बच्चों के फटे हुए जूतों तक जा पहुंची।
कविता ने घमंड भरी नज़र मुस्कुराकर अनीता की ओर उछाली। यही तो वो चाहती थी, मेरे बच्चे घूमने फिरने की बहुत जिद कर रहे हैं, तो हमने प्लान बनाया है कि हम लोग बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर जाएंगे। तुम लोग भी चले चलो। क्या तुम्हारे बच्चे ऐसी कोई जिद नहीं करते? तुम्हारा दिल नहीं चाहता घूमने फिरने का? कविता ने हमदर्द बनते हुए अनीता से कहा था। अनीता सादगी से मुस्कुरा दी। नहीं भाभी, इतनी क्षमता नहीं है कि कहीं घूमने फिरने जा सकें। भगवान का शुक्र है कि अपने घर में ही बहुत सुकून है। अनीता ने बस इतना कहा था लेकिन उसका बेटा अरुण फिर से बोल उठा। पापा सारा दिन बड़ी मुश्किल से पैसे कमा कर लाते हैं, इसलिए हम उनसे फालतू की कोई भी जिद नहीं करते। वो जो कुछ हमारे लिए करते हैं वही बहुत है। मेरी टीचर ने बताया था कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अरुण की मासूमियत पर अब कविता का पारा चढ़ गया था। वो तो यहाँ पर अनीता और उसके बच्चों को जलाने आई थी, मगर वो तो सब अपने हाल पर संतुष्ट थे और बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। उन्हें सुधीर से भी कोई शिकायत नहीं थी कि वो उन्हें घुमाता फिराता नहीं है और उनके ऊपर खर्चा नहीं करता, बल्कि वो तो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो मेहनत करके उन्हें पाल रहा है। पैर पटकते हुए वो उठ खड़ी हुई। तुम्हारे बच्चों को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है अनीता, बड़ों की बातों के बीच में बोल रहे हैं। चलो बेटा। उसने घूरकर अरुण को देखा था और अपने बेटे का हाथ खींचा, जो महंगा फ़ोन हाथ में पकड़े हुए उस पर गेम खेल रहा था। बच्चे माँ के साथ जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अनीता खामोश हो गई। उसे अच्छा लगा था कि उसके बेटे ने कविता को जवाब दिया था। अनीता तो संतुष्ट थी, मगर कविता के अंदर आग भड़क उठी थी। उसे अनीता और उसके बच्चों का ये व्यवहार एक आंख नहीं भाया था। वो तो इन्हें रोता तड़पता हुआ देखना चाहती थी। उनके चेहरों पर इतना सुकून कैसे था? वो जले पाँव की बिल्ली की तरह पूरे घर में फिरने लगी। दूसरी ओर सुधीर जब घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। अनीता ने महसूस कर लिया। क्या बात है सुधीर, कुछ ज्यादा ही खुश हैं? अनीता ने पूछा तो वो खुशी से बोला, हाँ मेरी पत्नी, बहुत अच्छी खबर है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी को मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत है। वहाँ के लोग अब ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में खाना खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये नेचुरल है। मेरे एक दोस्त ने मेरा इस कंपनी से संपर्क करवाया है। मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 10 दिन के अंदर अंदर हमें ये सारे बर्तन तैयार करने हैं। फिर ये सारा माल विदेश चला जाएगा। अगर ये माल उनको पसंद आ जाता है तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर वो लोग मुझसे ही बर्तन बनवाया करेंगे और हो सकता है कि मुझे अपने साथ अमेरिका भी ले जाएं। सुधीर की बात पर अनीता ने हैरत से उसका चेहरा देखा था। बर्तनों की जो कीमत सुधीर ने उसे बताई थी, उसे सुनकर तो अनीता हैरान रह गई। इतने रुपए तो वो पूरा साल मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। सुधीर और अनीता ने बर्तन बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार दोनों ने बहुत ही मेहनत से एक एक बर्तन को तैयार किया। जादू तो उन दोनों के हाथों में पहले ही था, लेकिन ऑर्डर बहुत बड़ा था। पूरा करते करते उन्हें 10 दिन लग गए। जिस दिन सुधीर को वो सारे बर्तन कंपनी में जमा करवाने थे, उससे एक दिन पहले बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने वो सारे बर्तन तैयार किए थे। सुखाने के लिए उन्होंने वो सारे बर्तन आंगन में रखे। आज सुधीर और अनीता दोनों ही बड़े खुश थे, मगर अपने घर की छत से झांक रही कविता के चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि सुधीर और अनीता को कोई बड़ा काम कर रहे हैं। सुधीर के मुंह से उसने सुन लिया था कि सुधीर को बर्तन का कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। रात गहरी हो रही थी। बर्तन वहीं आंगन में छोड़कर सुधीर और अनीता अंदर कमरे में चले गए थे। तेज ठंड के कारण बाहर आंगन में सोना तो असंभव था। ये कोई आधी रात का समय था जब कविता दबे पांव अपने घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। उसके और अनीता के घर के बीच एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, जो शुरू शुरू के समय में आने जाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब काफ़ी समय हुआ उसे बंद कर दिया गया था। कविता के पास चाबी थी। उसने हाथ बढ़ाकर ताला खोला और अनीता के घर में चली आई। वहाँ खामोशी और सन्नाटा था। आंगन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे जिन्हें कल सुबह सुधीर कंपनी को देने जाना था। कविता मुस्कुराई। भगवान पर बड़ा विश्वास है ना तुम लोगों को? अब मैं देखती हूँ कैसे उस भगवान का धन्यवाद करते हो। जब खाने के लाले पड़ेंगे तो खुद ही भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा और मुझसे पैसे मांगने आओगे। कविता नफरत भरे अंदाज में सोच रही थी। उसने एक डंडा उठाकर मिट्टी के बर्तनों पर दे मारा। बर्तन कमजोर थे। कविता के डंडे की मार सहन न कर पाए और चकनाचूर होते चले गए। कविता ने एक बर्तन तोड़ने पर ही बस न किया। उसने आंगन में रखे हुए एक एक बर्तन पर डंडे बरसाकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंदर कमरों में सोए हुए सुधीर और अनीता थकन से चूर थे। उन्हें पता ही न चला कि बाहर क्या हो रहा है। कविता मुस्कुराती हुई वापस अपने घर के अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करके उसने दोबारा से ताला लगाया और खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसके चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कुराहट फैल रही थी। अंदर कमरे में बेखबर सोए सुधीर और अनीता जरा सा जागे। खटके की आवाज़ सुनकर नींद तो खराब हुई,
लेकिन उन्हें ऐसा कुछ महसूस ना हुआ जैसा बाहर हुआ था। उन्हें क्या खबर थी कि बाहर तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। सपने में अनीता को अजीब अजीब से चेहरे दिखाई दे रहे थे। वो पूरी रात बेचैन सी सोई रही। सुबह कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली। उसने सोचा था कि नाश्ते के लिए तैयारी कर ले। बच्चों ने स्कूल जाना था और सुधीर ने बर्तन बेचने। सुधीर खुशी से वो आज जल्दी जल्दी सब काम कर लेना चाहती थी, मगर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आंगन में निकली, बाहर का मंजर देखते ही उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। सामने ही आंगन में बर्तनों के बजाय उनका चूरा बिखरा पड़ा था। एक भी बर्तन सही नहीं बचा था। अनीता सर पर हाथ रख के नीचे बैठती चली गई। यूं की चीख की आवाज़ सुनकर सुधीर भी अंदर से बाहर निकल आया। क्या हुआ है अनीता, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? उसने बाहर निकलते हुए पूछा। अनीता ने उंगली के इशारे से सामने देखने का इशारा किया। सुधीर ने भी सामने देखा, जहां टूटे फूटे बर्तनों का एक ढेर पड़ा था। ये सब क्या हो गया? ये बर्तन किसने तोड़े? आज तो बर्तनों को जमा करवाना था, आज आखिरी तारीख थी। अगर आज भी मैंने ये बर्तन कंपनी में जमा ना करवाए तो मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। क्या पता वो मुझे पुलिस के ही हवाले कर दे, सुधीर ने घबराते हुए कहा। अनीता के तो खुद हाथ पांव फूल रहे थे। वो सुधीर को क्या जवाब देती। तभी सुधीर की जेब में रखा हुआ छोटा सा मोबाइल बजने लगा। सुधीर ने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला। वो उसके उसी दोस्त का फ़ोन था जिसने कंपनी में उसका सामना करवाया था। सुधीर का दिल डूब गया। उसने मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। दूसरी ओर उसका दोस्त उससे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर सुधीर के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ज़रूर वो उसे बर्तन किसी जगह पर पहुंचाने के लिए कह रहा था। अनीता लड़खड़ाते कदमों से उठी। सुधीर फोन बंद कर चुका था। अब क्या होगा? अब हम नए बर्तन कैसे बनाएंगे? सुधीर ने पूछा, लेकिन इससे पहले कि सुधीर उसे कोई जवाब देता, साथ वाले घर से एक तेज चीख सुनाई दी। ये चीख की आवाज़ कविता की थी। कविता चिल्लाते हुए सुधीर और अनीता के नाम पुकार रही थी। दोनों घबरा गए। तुरंत वो दोनों अपने घर का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकले। कविता के घर का दरवाज़ा खुला था। एक दो और भी लोग उसकी चीखें सुनकर घर के अंदर जा रहे थे। अनीता और सुधीर भी लपक कर घर के अंदर चले गए। सामने का दृश्य देखते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कविता के बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। ये आवाज़ें वहीं से आ रही थी। कविता चिल्लाते हुए विशाल का नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। सुधीर ने आगे बढ़कर देखा, बेड पर विशाल टेढ़ा मेढ़ा होकर लेटा हुआ था। उसके मुंह दाईं तरफ को खिंचा हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। आंखें अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। उसका बायां हिस्सा भी मुड़ा हुआ था। एक नज़र देखने पर ही सुधीर को अंदाजा हो गया कि विशाल को लकवे का अटैक हुआ है। अनीता ने घबराकर अपने दिल पर हाथ रख लिया था। सुधीर घबराकर आगे बढ़ा। भाई साहब, क्या हो गया आपको? ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक लकवे का हमला। उसने सिर उठाकर कविता से पूछा, मगर कविता अपने होशो हवास में होती तो जवाब देती। महंगा सूट और महंगा मेकअप न जाने कहाँ चला गया था। इस समय वो बिखरे बाल और सूजी हुई आंखों के साथ लगातार रोते हुए विशाल को ही पुकार रही थी। कुछ पता नहीं विशाल को क्या हो गया। कल रात खाना खाने के बाद ये आराम से यहाँ आकर लेटे थे। आज उनकी कंपनी में प्रमोशन का दिन था, बहुत खुश थे। लेकिन ना जाने क्या हुआ। सुबह में उन्हें ऑफिस जाने के लिए उठाने लगी तो इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने लाइट जलाकर देखा तो ये इनके चेहरे की हालत थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो गया है। कविता रो रही थी। अनीता का दिल भी बैठने लगा। उसने आगे बढ़कर कविता को तसल्ली देनी चाहिए, मगर उसकी बातें इस समय कोई मायने नहीं रखती थीं। सुधीर के अलावा मोहल्ले के कई लोग थे जिनके साथ विशाल की अच्छी जान पहचान थी। कोई भी विशाल को अस्पताल ले जाने पर तैयार न था। हालांकि वो अमीर लोग थे, लेकिन विशाल को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। सुधीर खामोशी से पड़ोस से रिक्शा पकड़ कर लाया और लोगों की मदद से विशाल को उठाकर रिक्शे में बिठा दिए। वो परेशान था। विशाल के चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं थे। वो उसे लेकर फौरन अस्पताल की ओर भागा। बाहर निकलने से पहले कविता ने थोड़े रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिए थे। सुधीर विशाल को लेकर पास के अस्पताल पहुंचा था। सुधीर के चेहरे की हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। न जाने क्यों सुधीर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर से देखने में वो तो सिर्फ लकवे का ही एक अटैक था। कुछ समय के बाद डॉक्टर्स बाहर निकले। खबर अच्छी नहीं है, आपके भाई को लकवे का अटैक हुआ है, जो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर के हिस्सों में भी है। दिल पर भी असर हो रहा है। अगर कुछ घंटे और इसी तरह रहा तो इनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। सुधीर को पसीने आने लगे, मगर जो कुछ डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। कुछ घंटे जिंदगी और मौत की तरह बीतने के बाद अंत में सुधीर की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बाहर आकर दुखी अंदाज में सुधीर को खबर दी। वो बोझल पैरों से सुधीर की लाश लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर में सब विशाल को ठीक होकर वापस आने की राह देख रहे थे। सुधीर की लाश घर में आई तो कविता की चीखें आसमान को चीरने लगी। खुद अनीता भी रोने पर मजबूर हो गई थी। सुधीर के बच्चे अलग सहमे हुए खड़े थे। कविता तो कल तक इतना घमंड किया करती थी, आज सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था।
सुधीर सारी व्यवस्था देख रहा था, कोई और आगे तक न आया था। अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था सुधीर ने ही की थी। विशाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 1-2 दिन में जो थोड़े मेहमान आए थे वो भी वापस चले गए थे, तो कविता का घर बिल्कुल खाली खाली लगने लगा। वो हर समय दीवार से टेक लगाए सोचों में गुम रहती और रोती रहती। विशाल के मरते साथ ही कंपनी वालों ने आंखें फेर ली। वो जो उसका प्रमोशन कर रहे थे अब इस महीने की सैलरी देने से भी बचने लगे। सिर्फ शुरू के कुछ दिन जो विशाल कंपनी गया था वही उन्हीं कुछ दिनों की सैलरी उन्होंने कविता के हाथ में थमाई। प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए पेंशन इत्यादि का कोई सवाल ही नहीं था। घर में जमा करके कुछ भी रखा हुआ नहीं था, सिर्फ एक घर ही था और गाड़ी जो विशाल के नाम पर थी। आने वाले दिनों में कविता को यही चीजें बेचकर अपना गुजारा करना था। विशाल के मरने के बाद सुधीर दुखी सा एक दीवार से टेक लगाए बैठा था। जब अनीता उसके पास आई, बच्चों ने कल स्कूल जाना है, अच्छा यही है कि मैं आज आपको कुछ बर्तन बना देती हूँ, आप कल जाकर उन्हें साइकिल पर बेच आना। कम से कम घर का चूल्हा तो जलेगा, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। अनीता की बात पर सुधीर ने सर उठाकर उसे देखा। थोड़े बर्तन नहीं, बहुत सारे बर्तन बनाने हैं। तुम्हें याद है विशाल की मौत से पहले मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था। वो यही कह रहा था कि कंपनी ने अपने ऑर्डर में थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है। अब वो 1 महीने बाद ऑर्डर लेकर जाएंगे। 1 महीने के अंदर मुझे पहले से भी ज़्यादा बर्तन बनाकर उनके हवाले करने हैं। इस ऑर्डर के पूरा होते ही वो मुझे काफ़ी सारे पैसे देंगे, बल्कि आधे पैसे तो उन्होंने मेरे अकाउंट में भी भेज दिए हैं। ये देखो, सुधीर ने मोबाइल निकाल कर अनीता को दिखाया, जो मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते उसके बैंक बैलेंस को देख रही थी। ये तो असंभव है, उसके होठों से निकला, मगर भगवान ने ये संभव बना दिया है। कविता उनकी बातें सुन रही थी। अचानक ही वो फूट फूट कर रो दी। मैंने उस रात तुम्हारे सारे बर्तन तोड़ दिए थे ताकि तुम लोग और तुम्हारे बच्चे भूख से मर जाएं, मगर मैं नहीं जानती थी कि भगवान का क्रोध मेरे घर को बर्बाद कर देगा। वो फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी। अनीता और सुधीर दोनों चौंक कर रह गए, लेकिन कविता को उसके कई किए की सजा मिल चुकी थी। सुधीर खामोशी से अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद उनके बर्तन बन गए। अमेरिका वाली कंपनी उन बर्तनों को अपने साथ ले गई। कंपनी को ये बर्तन इतने ज़्यादा पसंद आए कि उन्होंने सुधीर से एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उन्हें हर महीने बर्तनों की खेप बनाकर दिया करते। उसके बदले सुधीर को लाखों रुपए मिलने लगे थे। वो परिवार जो पहले गरीबी की मुंह बोलती तस्वीर था, अब फलने और फूलने लगा। मगर पड़ोस में रहती कविता और उसके बच्चे बिल्कुल वैसे ही तरसने लगे थे जैसे कभी अनीता के बच्चे तरसा करते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि अनीता उन्हें जलाने के बजाय खामोशी से उनकी मदद कर दिया करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।